दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की कृपा हाँ। है। मेरी पत्नी का साथ है और आप सब लोगों का सपोर्ट है कि आज के दिन शराब से दूर हूँ। सबसे ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली इस बात के लिए मानता हूँ कि जिस दिन से मेरी पत्नी ने मुझे रिहैब में डाला था 2019 में, तब से लेके आज तक कभी शराब का कोई ख्याल नहीं आया। और वो ख्याल नहीं आया इसलिए मुझे वो संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो मैं फेलोशिप में जब मीटिंग्स में जाता हूँ, कई मेंबर्स की शेयरिंग्स को सुनता हूँ कि उनको ख्याल आया, फिर उन्होंने किसी को फोन किया, ज्यादातर लोगों ने किसी को फोन नहीं किया और दोबारा उनके हाथ में शराब आई। तो मुझे शुरू में लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मेरे साथ ईश्वर जितना ज्यादा मेरा साथ दे रहे थे, मुझे शराब का कोई ख्याल नहीं आ रहा था। मुझे उसकी वैल्यू नहीं हो रही थी। तो मैं आज बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से मेरी पत्नी का आभारी हूँ कि ये एक अल्कोहलिक की सोब्राइटी की जर्नी जब शुरू होती है ना, तब कई बार ये देखने में आता है कि परिवार की उम्मीदें बहुत जल्दी उस शराबी से लगनी शुरू हो जाती हैं। उस शराबी ने अपने शराबीपन में जो हरकतें की, जितना परिवार को परेशान किया, फैमिली वाले उससे प्यार बहुत करते हैं, उसको अपना मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर का उनका दर्द, वो उनकी अंदर की भड़ास अल्कोहलिक के सोब्राइटी में आने के कुछ महीनों बाद में शुरू हो जाती है। मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी एक टिपिकल शराबी की तरह मैंने भी मेरे पत्नी को कम परेशान नहीं किया, लेकिन कभी उन्होंने उस बात को नहीं निकाला। उन्होंने इसको शायद हमेशा इसी तरह से लिया कि ये ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, जो बीत गया सो गया। अब जो अच्छा समय है उसको खराब क्यों किया जाए पुरानी बातों को निकाल के। शायद मैं उनकी जगह होता तो ये बात को नहीं समझ पाता। और इस बात को ना मैं बहुत आज पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ मेरी पत्नी का जो मेरी तरफ प्यार था, ये सिर्फ उसी से नहीं हो गया। क्योंकि मेरी पत्नी का प्यार तो उस दिन से मेरे साथ था जिस दिन से हमारा संबंध जुड़ा था। लेकिन ये ए में मैं जब से मीटिंग्स में आने लगा, लोगों की शेयरिंग सुनने लगा, उनके दर्द को देखने लगा, महसूस करने लगा ना, तब मुझे इस प्यार की असली वैल्यू समझ में आई। तो मैं आज कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बस मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे ना मेरे विचारों में परिवर्तन आया, क्या क्या मेरी गलत फहमियां थी, कहाँ कहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस था, कहाँ पर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, किन चीजों को मैं बहुत ही लापरवाही से लेता था। और अगर ईश्वर का साथ नहीं होता और आप सब ईश्वर के माध्यम के रूप में नहीं होते ना, तो शायद मैं आज यहाँ पे शेयरिंग नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले तो हमारे साथ में नए मेंबर जुड़े हैं, रितेश भाई। रितेश भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे विली सर ने बताया कि तकरीबन 43 लाख मेंबर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। इंडिया का जहां तक आंकड़ा मुझे मालूम है, कुछ 2.25 करोड़ अल्कोहलिक्स हैं। मतलब मेरे जैसे लोग जो कि शराब अपनी इच्छा से उसको बंद, जिसको रोक भी नहीं सकते, बंद करना तो दूर की बात। और उसमें से ए मेंबर्स इंडिया में है सिर्फ 45,000। 85 साल पहले लिखी हुई बिग बुक में भी यही बात लिखी थी कि विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं है। और सौभाग्यवश कहा जाए या दुर्भाग्यवश कहा जाए, लेकिन आज भी विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे शराबी के लिए कि उन 2.25 करोड़ में से जो 45,000 हैं, उनमें से मैं एक हूँ। अगर मैं आज के दिन शराब से दूर हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 4 साल से दूर हूँ, 4 महीने से या 4 हफ्ते से। मैं अगर मेरा पहला भी दिन है और अगर मुझे मैं एक ही मीटिंग में आया हूँ, इसका मतलब मैं ये मान पा रहा हूँ कि मुझे शराब से समस्या है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मान पाना ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि यही वो चीज है जो एक शराबी को सबसे ज्यादा गड्ढे में गिरा देती है। क्योंकि मेरी बीमारी ना ऐसी है कि तन को लगी हुई मन की बीमारी। तीन पहलू, अभी जैसे ओल्ड टाइमर बोल रहे थे, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। तो मेरी बीमारी का मुझे इन 4 सालों में जो एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ में आई है कि बाकी दुनिया में होने वाली हर तरह की बीमारी वो बीमार को बताती है कि तू बीमार है, बार बार उसको उसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि जैसे ही मैं एक दिन या 2 दिन या 8 दिन भी शराब से दूर होता हूँ, ये बीमारी मुझे भुलावा देने लगती है कि अब तू ठीक है। किसी को बहुत जल्दी ये भुलावा आ जाता है, किसी को देर से आता है। लेकिन जब भी ये भुलावा आता है ना, तो वो शराब फिर उससे दूर नहीं होती। मैं इसी बात के लिए आप सबका और ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि ये चीज मेरे अंदर कभी आई नहीं। इस बात के लिए शुरू में मैं मीटिंग्स में नहीं कहता था, लेकिन हाँ, मेरे अंदर मन में इस बात का गर्व होता था
कि मुझे तो शराब का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं इन सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ। दरअसल जब मेरा स्टेप वर्क शुरू हुआ ना, तब ये बात सबसे पहले समझ में आई कि उस शुरुआती समय में शराब से दूर होने का भी सबसे बड़ा कारण मेरा ईगो था। मेरे ईगो ने मुझे जीवन में बहुत बड़े-बड़े नुकसान दिए। इतने बड़े-बड़े नुकसान कि मैं अब सोचता हूँ तो काँप जाता हूँ। लेकिन हाँ, ये एकमात्र फ़ायदा मुझे ये मेरे ईगो का समझ में आता है कि उस शुरुआती दौर में मैं जब 90 दिन का रिहैब काटने के बाद में एक ही मीटिंग में दाखिल हुआ, तब मेरे मन में एक अपने प्रति हीन भावना आ रही थी कि क्या मुझे एक छोटी-सी चीज़ से दूर होने के लिए ऐसे ज़िंदगी भर मीटिंग्स करना पड़ेगी? मुझे उन लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं कि हम दिवालिया हो गए, कोई कह रहा है हमने पत्नी को मार दिया, किसी ने कहा पत्नी के बाल जला दिए, किसी ने कहा वो लॉकअप चला गया। मुझे तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या मैं इन लोगों के जैसा हूँ क्या? नहीं, मैं शराबी हूँ ही नहीं। वो इत्तेफ़ाक से कुछ ज़्यादा शराब पी ली मैंने। लेकिन मैं कभी ये समझने को तैयार नहीं होता था कि वो इत्तेफ़ाक 1 दिन का नहीं था, वो इत्तेफ़ाक कुछ साल का था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता होने वाली चीज़ को इत्तेफ़ाक माना जा सकता है। नियमित रूप से जो चीज़ इतनी लंबी चलती है और जो मेरी मजबूरी बन जाती है, वो इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता। तो अपने आप को बीमार मानना, ये सबसे पहला कठिन काम था मेरे लिए। लेकिन बात वहाँ पर खड़ी हो गई कि मुझे ये लगा कि समाज में मेरी बहुत बदनामी हुई है। लोगों ने मेरे बारे में कई तरह की बातें की है, अब इनको मुझे दिखाना है कि विवेक को हल्का-पतला मत समझना, उसमें बहुत दम है। वो आज भी उसी तरह का चमकता हुआ सितारा है, जैसा वो शराब पीने के पहले हुआ करता था। तो मुझे इन लोगों को दिखाना है। अब इसी बीच ना एक बार बाहर से एक ओल्ड टाइमर आए थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी शेयरिंग में इस चीज़ को पकड़ लिया। जबकि मैं अपनी शेयरिंग को बड़े ध्यान से किया करता था कि किसी को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए, हाँ। अच्छी-अच्छी शेयरिंग करना, हाँ, मैं बीमार हूँ, हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है, वन डे एट अ टाइम चलना है, रोज़ अपनी रिकवरी पे काम करना है। ऐसी सारी बड़ी-बड़ी बातें ना नकली-नकली किया करता था, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे अकेले में लेकर बाद में बोला कि अगर हम किसी कारण से शराब से दूर हैं, कि मुझे इसको दिखाना है या फिर मुझे इतना पैसा कमाना है या फिर मुझे कोई लक्ष्य पूरा करना है। अगर ये किया, तो तब तक तो कोई दुनिया का कोई आदमी तुमको शराब नहीं पिला पाएगा। लेकिन जैसे ही वो लक्ष्य पूरा होगा, तब दुनिया का कोई आदमी तुमको शराब पीने से रोक भी नहीं पाएगा और वो दिन शायद ज़िंदगी की घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बात ना कुछ दिमाग में मेरे हिट हुई, जबकि बड़े से बड़े आदमी की बात मेरे दिमाग में घुसती नहीं थी, मेरा ईगो इतना था ना। तो ना कहने का यही मतलब है कि उस शुरुआती कुछ महीनों में जब बहुत आसान था, मैं लिटरली मतलब कि ये समझिए कि तलवार की धार पे चल रहा था और नाच भी रहा था शायद। किसी भी समय कट सकता था, किसी भी समय खाई में गिर सकता था। ये मेरा एटीट्यूड था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। शायद मेरे माता-पिता के आशीर्वाद थे, मेरी पत्नी का प्रेम था, आप सब लोगों का साथ था कि वो उस समय पे ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब स्टेप वर्क चालू हुआ ना, तो जब मेरा तीसरा कदम जब स्पॉन्सर के साथ में पूरा हुआ, तब पहली बार ना ये वाला आभास मुझे हुआ था कि यार शायद दुनिया का हर व्यक्ति शराब पी सकता हो। सारे ए मेंबर भी चाहे सामान्य रूप से शराब पीने लग जाएँ, ऐसा कोई वरदान ईश्वर आके उनको दे दे, तब भी मेरे साथ ये नहीं हो पाएगा। और उस दिन ना मुझे वो वाला एक ना एक रिलीफ सा फील हुआ। एक सुकून सा महसूस हुआ था जो कि मुझे वास्तव में मैं बताऊँ तो मुझे 5वें कदम के समय भी नहीं हुआ था उतना। उतना मुझे तीसरे कदम के समय लगा था कि चलिए अब मैं कम से कम नदी के एक किनारे पर तो आया। कम से कम मेरी सोच तो ये बनी कि हाँ, मैं शराबी हूँ। अब मैं अंदर से ईमानदारी से मानने लगा था कि हाँ, मैं शराबी हूँ। शराब का और मेरा साथ कभी भी जीवन में नहीं जमने वाला है और अब मुझे सीखना है कि इसके बिना कैसे खुशहाल जीवन जीना है। और जो लोग शेयरिंग्स में कह रहे हैं कि शराब के बिना वो मजबूरी में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, बल्कि बिना शराब के उनको पता चला कि कितना अच्छा जीवन हो सकता है। ऐसी शेयरिंग्स काफ़ी जो ओल्ड टाइमर्स हैं ना 25 साल, 40 साल, उन लोगों के मुँह से भी सुन के मुझे लगता था कि ये झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ़ ऊपर से दिखावे वाली बात करते हैं। लेकिन उस तीसरे कदम के बाद में मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि हाँ, वो लोग शायद सच बोल रहे हैं। इनको ऐसा रास्ता मिला होगा। तो जब इनको मिला है और मैं एक ही राह पे चल निकला हूँ, मैंने स्पॉन्सर लिए हैं, कदमों पे काम करना शुरू किया है, तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अ, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा ना कि ये बीमारी बीमार को बताती है कि भाई तू बिल्कुल ठीक है। वही मेरे साथ लगातार हो रहा था।
मैं जैसे जैसे मैंने जो मेंबर्स के मुंह से जो सुना था, एक ही एक तरह से नियमावली, द एस प्रोटोकॉल, कि आपको मीटिंग में आना चाहिए, आपको स्पॉन्सर लेना चाहिए, स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए, रोज कुछ और मेंबर से भी बात करनी चाहिए, कुछ एकदम नए मेंबर से बात करनी चाहिए, कुछ ओल्ड टाइमर से भी बात करना चाहिए। मैं ये सब कुछ कर रहा था। मुझे ये भ्रम होने लगा कि इन सब लोगों में शायद अपनी सोब्राइटी के लिए सबसे ज्यादा सीरियस मैं ही हूँ, तो फिर मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब ये दोस्तों बात समझ में आती है कि इस गलत सोच के साथ में भी मेरे हाथ में शराब इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैं रेगुलर ए मीटिंग जा रहा था, मैं रेगुलर अपने स्पॉन्सर से बात कर रहा था, मैं रेगुलर आप लोगों से पर्सनली वन टू वन बात कर रहा था, और मैं सर्विस में आ चुका था। इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद भी मेरी सोच को बदलने में थोड़ा वक्त लगा कि मैं अब बिल्कुल शिखर पे आ गया हूँ। अब दिल्ली दूर नहीं है, अब कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है। इससे ना मुझे एक चीज का ये अनुभव हुआ कि जैसे जैसे मेरे शराबी के सोब्राइटी के दिन हफ्ते में, हफ्ते महीने में, और महीने जब साल में बदलते हैं ना, तो ये चीज की गलतफहमी उसको और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेती है कि अब उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो मीटिंग्स में दिखाने के लिए कहता तो है कि मैं एक दिन के हिसाब से सोबर हूँ, वन डे एट अ टाइम। वो दिखाने के लिए अपने से किसी कम सोबर आदमी को कहता तो है, अरे भाई तुम्हें 6 महीने हुए, मुझे 5 साल हुए, नहीं नहीं हम दोनों तो बराबर है। लेकिन उसको अंदर ही अंदर ये दम्भ होने लगता है कि मुझे तो 4 साल हो गए, मुझे तो 5 साल हो गए, अब तो बहुत रिलीफ है। यहीं पे है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पर्सनल अनुभव। मेरे दिमाग में अगर कोई बात गलत चल रही है तो कई बारी मेरे अब तक के अनुभव से वो ठीक नहीं होती, मुझे और अनुभव की आवश्यकता है, रोज के हिसाब से मुझे अनुभव की आवश्यकता है। तो वो जब मैं आप लोगों की शेयरिंग सुनने लगा ना, ध्यान से सुनने लगा, ईमानदारी से सुनने लगा ना, तब वो चीज समझ में आई कि यार एक 10 साल सोबर आदमी भी ये कह रहा है कि कल उसने ये गलती की थी। शुरू में लगता था कि वो सिर्फ वाहवाही पाने के लिए ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मैं खुद ऐसा था ना, तो मुझे लोग भी ऐसे ही लगते थे। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो वाहवाही पाने के लिए बोलेंगे? एक, दो, 10, 20, 100, 500? जब से ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई तब से तो मैं हजारों शेयरिंग्स मुझे सुनने को मिलने लगी। तो तब ना इस चीज ने भी मुझे, ऑनलाइन मीटिंग्स ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की। मुझे इतनी वैरायटी में शेयरिंग सुनने को मिली, और एक ही चीज जब अलग अलग शब्दों में सुनने को मिली ना, तब ये लगा कि यार ये गलतफहमी है ना मेरे अंदर जड़ पकड़ लेती है, और मैं अपने ही रास्ते को ऐसा मानने लगता हूँ कि मैं जिस तरीके से इसको कर रहा हूँ वो पूरी तरह से सही है। अगर मैं एक हफ्ते में 4 मीटिंग कर रहा हूँ तो बस 4 ही होना चाहिए, ना तो 3 होना चाहिए, ना 5। जो 5 कर रहा है शायद उसके पास बहुत फालतू टाइम है इसलिए कर रहा है, जो 3 कर रहा है वो अपनी सोब्राइटी के लिए लापरवाह है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही क्यों? क्योंकि रिजल्ट सामने है। बीइंग एन एग्नोस्टिक मुझे दिख रहा है शराब का कोई ख्याल नहीं आ रहा। बस यहीं पर है ना एक बहुत बड़ा सा गड्ढा मेरा इंतजार कर रहा होता है। तो ये चीज आज इतने लोगों का अनुभव सुन के और अपने ऊपर काम करके ये चीज एक बहुत अच्छे से समझ में आती है कि यार अब तक मुझे जो शराब का ख्याल नहीं आया ना, ये किसी भी समय आ सकता है। ये ऑनलाइन मीटिंग अभी 9:30 to 11 PM है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 11:30 बजे मुझे शराब का ख्याल आ जाए, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। उन लोगों ने वन टू वन भी मुझे बताया है ये चीज। झूठ क्यों बताएंगे यार? तो आज तक मुझे वो ख्याल नहीं आया, तो शायद वो इसलिए नहीं आया कि मैंने अपने ऊपर कुछ काम किया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ख्याल कल भी ना आए। एक कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि या तो मैं अपनी रिकवरी के लिए काम करता हूँ या अपने रिलैप्स के लिए। तो आज अगर मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, आज के दिन, आज की इस तारीख में मैंने अगर सुबह से लेकर रात तक अपनी रिकवरी से के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से काम हो, सर्विस से रिलेटेड हो, स्टेप वर्क से रिलेटेड हो, स्पॉन्सर से बातचीत हो, पुराने या नए मेंबर से बातचीत हो, किसी भी तरह का हो, आज अगर मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया है, मतलब आज मैंने अनजाने में अपने रिलैप्स के ऊपर काम कर डाला है, जो मुझे पता नहीं चला। पहले का काम किया हुआ अभी जमा है, इसलिए आज के इस नेगेटिव दिशा में किए हुए काम से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये फर्क बहुत तेजी से पता पड़ेगा अगर आने वाले कुछ दिनों में भी मैंने कोई काम नहीं किया तो ए में भले ही ये कहा जाता है कि वन डे एट ए टाइम, तो वन डे एट ए टाइम का मुझे सबसे पहले तो एक ठीक से मतलब ये समझ में आया कि मुझसे कहा जा रहा है कि भाई विवेक कल के बारे में मत सोच, मुझे 6 महीने का टोकन कब मिलेगा, 1 साल का कब मिलेगा, मैं ओल्ड टाइमर कब बनूंगा ये मत सोच। आज के लिए सोच कि आज तू क्या कर रहा है,
आज के दिन तेरे हाथ में शराब आने के कोई चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, अगर आई तो तू क्या करेगा? तुझे क्या क्या बताया जा रहा है वो आज तूने, अगर दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं तो सवेरे उठने से लेके अभी तक में कुछ ना कुछ किया है कि नहीं? ये वन डे एट ए टाइम है। ए ने मुझे ये कभी नहीं कहा कि बस आज के दिन सोबर रहो और चादर ओढ़ के सो जाओ। नहीं, ये ख्याल जो मुझे आज नहीं आया, जो मुझे आज परेशानी नहीं आई, अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक अगर परेशानी नहीं आई, तो कल का भी दिन सुकून चैन आराम से निकले, इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा। ये मुझे एक बहुत ही एक सिंपल सी बात है। मैं ज्यादा किताबी बातें और लिटरेचर एंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना हम चाहता, लेकिन ये एक वो बहुत सिंपल सी बात है जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे शराबी को समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी ना वो गाड़ी उसकी आगे बढ़ पाती है। जैसे मुझे इस बात को स्वीकारने में कोई शर्म नहीं है कि जो जो गलतियां मैं कर रहा था, अगर आज मैं किसी को देखूं वो गलतियां करते हुए, तो मैं भले ही मुंह पे नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन मेरे अंदर ये जरूर आ जाएगा कि यह आदमी रिलैप्स हो सकता है। वही गलतियां मैं कर रहा था, मैं उनको दोहरा भी रहा था। शायद ईश्वर की मर्जी कुछ और थी, तो शराब का कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कर रहा था वो ठीक कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि आज 4 साल पूरे हो जाने के बाद मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। हो सकता है ईश्वर की कृपा से अगर मुझे 5 साल हो जाते हैं, और तब अगर मुझे ऐसे शेयरिंग करने का मौका मिले, हो सकता है मैं तब ये कहूँ कि जब मुझे 4 साल हुए थे तब ऐसी ऐसी सोच मेरी गलत थी। मुझे इस बात का सुकून भी होता है दोस्तों कि ये ना हर कुछ हफ्तों में महीनों में ना मुझे समझ में आता है अब कि हाँ यार विवेक, वो पहले वाली सोच है ना वो गलत थी। या फिर उस फला आदमी के बारे में जो प्रिजम्पशन थे तेरे दिमाग में वो सही नहीं, या फिर वहां पे तूने आज तक जिस तरह से बर्ताव किया था वो ठीक नहीं था। ये आने से ना अब सुकून होता है। पहले जब मुझे मेरी किसी गलती का पता चलता था तो मेरा ईगो हर्ट होता था, अफसोस होता था। अब मैं सच में बता रहा हूँ ईमानदारी से, अब मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं पास्ट में जाके वो गलती को ठीक नहीं कर सकता। ने मेरे को तरीका बताया है उसका, मैं उस तरीके को अडॉप्ट करके उस गलती की भरपाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। और उसी के बराबरी में महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे वो गलती को ना दोहराऊं, ये कोशिश कर सकता हूँ। तो कई चीजें मुझे समझ में आती है कि जब मुझसे कहा जाता है ना कि अपने आरआईडी लेवल को चेक करो, रेस्टलेस इरिटेबिलिटी डिसकंटेंटमेंट, हिंदी में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतोष, इसको हमेशा चेक करते रहो। तो मैं ये देखता हूँ कि जीवन में छोटी छोटी बातों में मैं इतनी व्यर्थ की बहस करता हूँ जिनसे कि जिनका कोई हल नहीं होता वास्तव में, और जिनसे मुझे कुछ खास ज्यादा हासिल नहीं हो पाता। जैसे मैं अगर मेरे किसी दोस्त से बहस कर रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि भाई इंदौर से दिल्ली की दूरी 700 किलोमीटर है। मैंने बोला नहीं, 750 किलोमीटर है। मैं पहले अड़ जाता था इस बात पे, आधा घंटा वो डिस्कशन चलता था, आखिर में वो थक हार जाता था, चुप हो जाता था, मुझे लगता था मैं जीत गया। मैं ये भूल जाता था कि मैं किस क्वालिटी इंजॉयमेंट के लिए मेरे दोस्त से मिलने के लिए गया था। सबसे पहले तो मैंने वो किल कर दिया, और वो दोस्त अब दोबारा मुझसे मिलने से कतराएगा। मुझे इंजॉयमेंट किस चीज से मिलता है, यही सही डेफिनेशन ना मेरे दिमाग में थी नहीं अभी तक। वो डेफिनेशन ही गलत भरी हुई थी, इसीलिए तो मेरे हाथ में शराब आती थी। ये सारी गलत डेफिनेशन जब दिमाग में भरती गई, और ये बचपन से थी, ये भरती गई, और इसी गलत डेफिनेशन में, इसको कहते हैं ना कि करेला नीम चढ़ा, वो पूरी जो उसकी जो पूर्ति है वो की शराब में। क्योंकि मेरा दिमाग बचपन से बड़े होते होते इस गलत धारणा पे चल के इतना विकृत हो चुका था कि अब उसको आनंद किसी भी सोर्स से आए चलेगा, कहीं से भी आए चलेगा। जैसे कोई इंसान को अगर पैसे की आवश्यकता हो, वो चोरी करे, डाका डाले, किसी की हत्या करे, मैं बहुत आराम से कह दूंगा कि पैसे की जरूरत थी तो क्या हो गया। ये कोई तरीका थोड़ी ना है पैसे कमाने का कि आप क्राइम करो। लेकिन मैं भी तो कहीं ना कहीं वही कर रहा था। मेरे दिमाग को जो शांति, जो आनंद चाहिए, उस आनंद के लिए शराब का रास्ता उसको मैंने ही दिया। दिमाग को थोड़ी ना मालूम था यार कि शराब पी के कैसा फील होता है। जब पहली बार पी थी तो एकदम से दिमाग ने उसको रिजेक्ट भी किया था, एकदम से मुंह नाक सब झंझना गए थे, वॉमिटिंग जैसा भी फील हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में दिमाग ने उसको पकड़ लिया। ए में आके ना मेरी ये परिभाषा में परिवर्तन आया। जब मुझसे कहा जाता है ना कि यू नीड अ प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, तो एक्चुअली मुझसे क्या कहा जाता है? मैं शुरू में इस चीज को सुन के बहुत कंफ्यूज होता था।
कि संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन क्या होता है? क्या मैं अपने बाल हेयर स्टाइल चेंज करा लूँ, अलग तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दूँ? तो मैं वो करने को नहीं तैयार। तो मैंने सोचा व्यक्तित्व परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर मैं पहले ऊँची आवाज़ में बोलता था, तो अब धीमी आवाज़ में बोलूँ। अगर मैं पहले दूसरों की औरतों को देखता था, लाइन मारता था, तो वो करना बंद कर दूँ। अगर मैं पहले पैसों के मामले में सबसे ऊपर आना चाहता था, सबको काटना चाहता था, सबका नुकसान करना चाहता था, तो ऐसा सोचना ब बंद कर दूँ। पर ऐसा वास्तव में हो नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ़ अपने अंदर वो परिवर्तन ला पा रहा था जो लोगों को दिख रहे थे। क्योंकि मेरे अंदर ईगो भर-भर के था। मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं शराब से दूर हूँ और मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। मैं समझता था लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सबको सब समझ में आता है। वो चाहे ए की बाहर की दुनिया के लोग हों, मेरे घर के लोग तो हैं ही और ए के भी लोग। सबको सब सब समझ में आता है कि मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूँ और क्या चीज़ में वास्तविक मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो इस चीज़ को अंदर से आने में ना और मन से निकलने में थोड़ा-सा समय लगा कि संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे जो बात लगती है, वो ये है कि मेरे दिमाग को आनंद देने की जो परिभाषा है ना, वो क्या है? अपने बच्चे के साथ में आधा घंटा या 1 घंटा लूडो खेलना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम हुआ करता था। ऐसे लोगों को अगर मैं देखता था, मेरे किसी दोस्त को या रिश्तेदार को, तो मैं उसको बड़ी दया की दृष्टि से देखता था, कि कैसा जीवन हो गया इसका यार? कुछ भी नहीं बचा इसके जीवन में। मजबूरी में अपने बच्चे के साथ में लूडो खेल रहा है। ये जब मेरे साथ हुआ ना, ख़ास तौर से जब वो फर्स्ट लॉकडाउन मेरी सोब्रिटी का जब पूरा 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था 2020, तब मैंने मेरे बच्चे के साथ में लूडो और ताश खेला और वो खेलने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि तब भी मुझे लग रहा था कि अरे! ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा फ़ायदा उठा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर की वो जो धार है, वो जो तेजपन है वो ख़त्म हो रहा है, बच्चे के साथ में लूडो खेल के? ये मेरा ईगो था यार। मुझे वो करने में भी उस समय पे डर लग रहा था कि कहीं मेरे मेरे व्यक्तित्व की जो चमक है वो खो तो नहीं जाएगी। यहीं पर ना मुझे स्टेप वर्क ने समझाया कि भाई ये इम्प्रूवमेंट की निशानी है कि आपको इसमें आनंद आ रहा है। मतलब दिमाग में से कचरे की सफाई होना शुरू हो गई है। अब दिमाग वास्तविक आनंद के तरीकों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रोको मत उसको, उसको बढ़ने दो आगे। जब ऐसे कई सारे तरीके दिमाग ढूँढ लेगा तो शराब का ख़्याल अपने आप नहीं आएगा। यही एक चीज़ को मैं देख पाता हूँ कि क्यों मुझे स्टेप वर्क करना ज़रूरी है। क्यों मुझे सर्विसेज़ में आना ज़रूरी है। एक ये जो इतने सारे तरीके बताए हैं ना, ये क्यों मुझे बताए जाते हैं। मैं जब किसी ओल्ड टाइमर से बात करता हूँ, उनकी आवाज़ में एक एक खनक, एक खुशी, एक कॉन्फिडेंस अगर मुझे सुनाई देता है ना, तो उससे मुझे भले ही समझ में आए ना आए, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा बैक माइंड ना जो मेरा जिसको कहते हैं ना बैक ऑफ माय माइंड, उसमें ये चीज़ जाके स्टोर होती है कि जो आदमी शराब से दूर है, वो कितना खुश है। जो आदमी शराब के साथ है, उसके बजाय वो आदमी खुश है। ये मेरा दिमाग इस चीज़ को लर्न करता है। जैसे वो पहले पीते हुए लोगों को देख के सोचता था मेरा दिमाग, कि यार ये लोग क्या मज़े कर रहे हैं। अब मेरा दिमाग इस चीज़ को सीख रहा है कि जो लोग नहीं पी रहे हैं, वो लोग क्या मज़े कर रहे हैं। ये ऐसे छोटी-छोटी बातों का मेरे ऊपर असर होता है। तो ना यहाँ मुझे समझ में आया कि मुझे ये सारे प्रोटोकॉल्स क्यों बताए गए थे, कि ओल्ड टाइमर से बात करो, स्टेप वर्क करो, स्पॉन्सर से बात करो, सर्विसेज़ करो। कि यहीं से है ना मुझे आनंद की नई परिभाषाएँ सीखने को मिलती है। मुझे सिर्फ़ किताब पढ़ के वो नहीं मिल पाती है। किताब तो मेरी समझ में ही नहीं आती है यार एकदम से। मैं ये करता हूँ उसके बाद में किताब पढ़ के मुझे वो चीज़ अंदर उतरने लगती है। मैं सर्विसेज़ में इसलिए आता हूँ क्योंकि जब मैं एक ही सर्विस करता हूँ तो जो मेरे साथ में दूसरे सर्विस करने वाले हैं वो भी मेरे जैसे शराबी ही हैं। तो जिस तरह से मैं शराबी हूँ, मेरे अंदर 10 कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी 5 तो होंगे। तो जब इन कैरेक्टर डिफेक्ट्स का आपस में जब द्वंद होता है ना, तब मुझे वो चीज़ें समझ में आती है कि यार इस आदमी की मुझे ये बात अगर बुरी लग रही है, तो ऐसी ही कोई चीज़ मैं कहीं किसी और माहौल में ऐसी ही गलती या ऐसा ही गलत व्यवहार मैं भी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने घर में देखता हूँ। अगर एक ही किसी सर्विस में मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मुझसे ज़्यादा सोबर मेंबर अपनी वाली चला रहा है, तो मुझे दुःख होता है। मुझे लगता है ये इसलिए अपनी वाली चला रहा है क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा सोबर, इसकी चलती है। पर जब मैं अपने अंदर आके देखता हूँ तो मैं घर में क्या कर रहा हूँ? मेरी घर में चलती है, मैं पैसे कमाता हूँ, मेरी उम्र घर में सबसे ज़्यादा बड़ी है।
और खासतौर से मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा नहीं है, बहुत साल पहले वो गुजर गए। तो हम मेरे घर में हम 3 लोग हैं, उनमें से मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। तो मैं भी तो मेरे घर में यही कर रहा हूँ। वहां से मुझे ये इस डायलॉग का मतलब भी समझ में आया कि रिकवरी बिगिंस एट होम। मैं अगर अपने घर में अपनी वाली चलाना बंद करूंगा, तो जब सर्विसेज में एक ही अगर कोई अपनी वाली चलाएगा, तो मुझे वहां पे वो चीज के प्रति स्वीकार्यता आने लग जाएगी। वहां पे मुझे दुख अशांति होना कम होने लग जाएगा। तो ना ऐसी कई सारी बातें हैं। मैं इसके लिए आई थिंक 3-4 घंटे भी बोल सकता हूँ। इतने सारे मेरे पास में मेरी गलत फहमियों के और गलतियों के उदाहरण है। पर मैं यहाँ उनमें से सिर्फ कुछ का जिक्र करूंगा। मुझे कई बारी, ये तो हुई ओल्ड टाइमर्स की बात, कई बारी मुझे मुझसे किसी कम टाइम के सोबर व्यक्ति के लिए, या खासतौर से जो व्यक्ति एकदम नया है, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने हुए हैं, मुझे उसकी बात सुन के शुरू शुरू में इरिटेशन आता था। ये समझ क्यों नहीं पा रहा है इस बात, ये इसकी सोच अभी गलत है, ये मीटिंग्स के सही मायने को पकड़ नहीं पा रहा है। वहां से एक बहुत अच्छी बात समझने को मिली कि मुझे क्यों कहा गया कि विवेक, अगर तुमको 1 साल हो चुका है तो 1 महीने वाले या 6 महीने वाले से भी बात करो। मुझे पहले लगता था क्यों करूं यार, मैं जितना सोबर हूँ, मेरे से ज्यादा सोबर लोगों से बात करूं, कम वाले से मैं क्या सीखूंगा। पर ना वहीं पर मुझे इस चीज का इलाज मिला कि ये जो मेरी बीमारी मुझे भुलावा देती है कि विवेक तू ठीक है, इसी चीज का है ना इलाज वहां पे बिल्कुल शर्तिया इलाज है। कि मैं जब उससे बात करता हूँ, तब मुझे ये लगता है कि विवेक, ये सोच तेरे अंदर भी कभी भी आ सकती है, बहुत जल्दी आती है ये सोच। याद कर अपना समय, जब तुझे 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने हुए थे, ये बंदा जिससे तू बात कर रहा है, जिसको अभी 3-4 महीने हुए हैं, इसकी हालत भाई तेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है। तेरे को जब 4 महीने हुए थे ना, तो तू तो चांद पे डांस कर रहा था। ये अभी स्टेबल भले ही नहीं है, लेकिन तुझसे बहुत बेहतर स्थिति में है। तब मैं जाके उस 4 महीने सोबर व्यक्ति को, भले ही मैं ये ना कहूँ, अपनी पूरी कहानी नहीं बताऊं मैं, लेकिन उसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि भाई, जब अगर मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर वो आध्यात्मिकता, वो ईमानदारी कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में आ सकती है, तो तुम तो मेरे से बहुत अच्छे हो यार, तुम में तो 100% आ सकती है। जब इस सोच के साथ में बोलता हूँ ना, तब फिर वो हिपोक्रेसी वाली बात नहीं होती। मतलब ऊपर कुछ अंदर कुछ बनावटी बात करना, वो वाली बात नहीं होती। और तब है ना, वो बात करने के बाद में मुझे सही मायने में अंदर से एक शांति सी फील होती है कि हाँ यार, ये मैंने अपने लिए कुछ किया। और तब समझ में आता है कि आनंद की परिभाषा क्या है। और बाकी जो फिर बात है, वो तो सही मायने में जब मुझे है ना, ये एक एक जब मेरी एक नियत सी बनने लगती है ना, एक ईमानदारी की भी एक इच्छा जब मेरी होने लगती है, मुझे लगता है तब वो ए का लिटरेचर है ना, मुझे सही मायने में घुसने लगता है। अदरवाइज लिटरेचर का तो क्या है, रिहैब के 90 दिन में मैंने 2 बारी बिग बुक पूरी पढ़ी थी। एक बार पूरा 12 एंड 12 को पढ़ा था, एक बार लिविंग सोबर को पढ़ा था। डेली रिफ्लेक्शन तो मैं एक दिन पहले ही रख लेता था, ताकि अगले दिन उसको बिना डीआर की बुक में पढ़े वहां स्टेज पे खड़ा होके बोल सकूं। पर कुछ भी नहीं हुआ उससे। ये सब करने के बाद में तो मैंने पक्का निर्णय बनाया था 90 दिन रिहैब के बाद कि मुझे ए में नहीं रहना है। पर कोई और तरीका नहीं था, इसलिए वो मैं कंटिन्यू रहा उसमें। तो है ना बात, मुझे ये लगती है कि मैंने हमेशा से ये माना था कि मेरी सोच हर जगह पे सही है, कि शराब के मामले में जरूर मैं गच्चा खा गया हूँ। लेकिन जब स्टेप वर्क शुरू हुआ ना, तब समझ में आया यार, ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक गई। यार इतनी सारी बातों में मेरी सोच गलत थी। मैं इंसान भी था कि नहीं, कि क्या मैं कोई जानवर था, या फिर मेरे अंदर सामान्य बुद्धि भी थी कि नहीं थी। फिर शांति से सोच के लगता, हाँ भाई, सामान्य बुद्धि मेरे अंदर थी, बस मेरी बुद्धि का प्रयोग मैं नहीं कर रहा था। ज्ञान मैं बाहर से प्राप्त करता हूँ, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से प्राप्त करता हूँ, लेकिन बुद्धि मेरी आत्मा की प्रदत्त होती है। तो मैंने अपनी, मेरी आत्मा कभी मरती नहीं है यार, बस वो दब जाती है अंदर, कई गज जमीन के नीचे है, वो दब जाती है, तो उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं आती। और बस एल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो जो सारे, जिनके नीचे वो दबी हुई है ना, वो करते हैं एक एक करके हट रही है। वो हट रही हैं, तो वो जो एक, समझिए कि एक नॉलेज का एक कोड है, एक परमानेंट अमर एक चीज है, जिसमें से कि हमेशा मुझे सही गाइडेंस मिलता है। मैं उसको उच्च शक्ति भी बोल सकता हूँ, उसको मैं समझ पाता हूँ, सुन पाता हूँ। और मुझे लगता है यही आध्यात्म है, द स्टडी ऑफ स्पिरिट।
आत्मा का अध्ययन, है ना। तो जब इसी चीज को समझता हूँ ना, तभी मैं मेरी फैमिली की भी इम्पोर्टेंस को समझ पाता हूँ। अदरवाइज क्या है कि ख्वाहिशें तो मेरी चांद पे जाने की, है ना, लेकिन मैं डिजर्व उतना करता भी हूँ कि नहीं, मैं इस चीज को कभी देख नहीं पाता। मैं सिर्फ एक ही होड़ में चलता हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत की है। हाँ। तो मैं जितना ईश्वर के ऊपर छोड़ पाता हूँ आज ना, मैं कोशिश करता हूँ। किसी चीज को पाने के लिए अगर मैंने अथक प्रयास किए हैं, वो मुझे अगर नहीं मिलती है, मैं बहुत बहुत और बहुत आज मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि अब मेरा माइंडसेट काफी कुछ इस तरह का हो गया है कि अगर वो चीज हासिल नहीं हुई तो मैं ये मान पाता हूँ कि यार ईश्वर ने शायद कुछ और अच्छा सोचा होगा, या फिर सोब्राइटी के इस मुकाम पे शायद वो चीज अभी मुझे मिलना मेरी सोब्राइटी के लिए हानिकारक होगा, शायद से इसीलिए ईश्वर नहीं दे रहे हैं। और अगर मेरी मेहनत के बाद में वो चीज मुझे मिल जाती है ना, तब दोस्तों सच में ये एक मैं अपने अंदर परिवर्तन देख के बहुत संतोष होता है कि अब ये नहीं आती कि यस, विवेक द ग्रेट ने एक झंडा और गाड़ दिया। ये मुझे पहले आता था, ए में आने के बाद भी आता था। मैं किसी को कहता नहीं था ऊपर से, लेकिन अंदर से ऐसा लगता था। अब ऐसा लगता है यार कि ये शायद से इसलिए हो रहा है कि मैं सही तरीके से चल पा रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझे इसी तरह से चलाए रखना। अगर मुझे इस काम में सक्सेस मिली है तो ये भी आप ही की इच्छा है। आप देना चाहते थे इसलिए ये मिला है, आप नहीं चाहेंगे तो उसके पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज की इम्पोर्टेंस, फैमिली की इम्पोर्टेंस आज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि मेरी फैमिली ने क्या क्या पेन मेरे लिए झेला है। मैं शायद इतना पेन झेलने को नहीं तैयार होता। मुझे ये चीज दिमाग में ध्यान में आ रही थी कि जब मैंने अपना फोर्थ स्टेप लिखा तो उसमें मेरे फादर के प्रति मुझे कुछ रिसेंटमेंट थे। वो भी मैंने वहां पे लिखे। मेरे फादर यूं तो मेरे आइडियल थे, वॉज अ टी टोटलर, शराब सिगरेट यहाँ तक कि पान भी, वो ऐसी किसी भी चीज को उन्होंने कभी टच नहीं किया। पर वो काफी स्ट्रिक्ट थे, उनको काफी डिसिप्लिन को पसंद करने वाले, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा जोर देने वाले, वो ऐसे इंसान थे। तो मुझे कई तरह के रिसेंटमेंट थे उनसे, जो कि बड़े होने के बाद मैं जब ए में आ गया, सोबर हो गया, तब तक भी मुझे लगता था कि हाँ, वो रिसेंटमेंट तो दूर हो गए थे, लेकिन ये चीज का मुझे लगता था कि हाँ, ये जो उन्होंने किया था वो बच्चे के साथ में उनकी अप्रोच इस मामले में सही नहीं थी शायद। एक चीज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि यार मैं खुद क्या कर रहा हूँ। मेरी बेटी अभी 14 साल की है, मैं बाप हूँ, मैं एक जिम्मेदार बाप हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, एक सोबर अल्कोहलिक हूँ, ए में हूँ, सर्विसेज भी करता हूँ, स्टेप वर्क में भी हूँ। क्या ये चीजें मुझे अपनी बेटी पर अपना रौब जमाने या फिर अपनी मर्जी थोपने का अधिकार दे देती हैं क्या, मेरी बेटी पे या मेरी पत्नी पे या फिर मेरे ऐसे दोस्तों पे जो मेरी बात सुन लेते हैं? तो उसका जवाब मिल जाता है कि हाँ, मैं अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर लेता हूँ, इस चीज की आड़ में कि मैं अब तुम सबसे ज्यादा समझदार हो गया हूं। बस मुझे लगता है यही मेरी बीमारी है। मुझे पता भी नहीं चलता और कब ये चीज मेरे अंदर आ जाती है। मुझे ना इस चीज में, हाँ, मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कहीं मेरे अंदर ये चीज तो नहीं आ रही है। मैं बस 1-2 मिनट और बोल के अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बात मेरे स्पॉन्सर बड़ी मजेदार बोलते हैं कि एक शराबी अतिवादी होता है, राइट? तो मैं कहता हूँ हाँ साहब, राइट। वो एक्सट्रीमिस्ट होता है, अतिवादी होता है। तो जब वो सोब्राइटी में आता है, अगर वो सही मायने में शराबी है जिसका वर्णन बिग बुक करती है, तो फिर वो सिर्फ मीटिंग्स में आके उसका मन नहीं भरेगा। मीटिंग्स में आने के बाद, सोबर हो जाने के बाद में जिस तरह से उसको एक नए जीवन का आनंद मिलने लगता है, उसकी बदनामी कम होने लगती है, लोगों में इज्जत बढ़ने लगती है, स्वास्थ्य हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगता है, पैसा बचने लगता है। अगर वो कमाना ना भी शुरू करे तो जो पैसा खर्चा नहीं हुआ वो भी एक तरह से कमाया ही है। रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो किसी दूसरे ऐसे ए मेंबर को देखता है जिसने स्टेप पर किया है, वो उसको जीवन में फॉलो करने की ईमानदारी से कोशिश करता है, तो अगर ये शराबी असली शराबी है तो इसको भी स्टेप पर का अट्रैक्शन आना ही चाहिए। तो मुझे कई बार हंसी आती है ये बात सुन के कि वो गाना है ना, वो शराबी क्या शराबी, ये एक उस तरह की बात है। तो मुझे लगता है कि असली चीजें है ना, अपने बारे में समझ तब आती है जब मैं सही मायने में स्टेप वर्क में आता हूँ। और जब मैं सही मायने में स्टेप वर्क में आता हूँ ना, तभी जो चीजें मुझसे ओल्ड टाइमर कहते हैं कि भाई सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करने का। तो हाँ, सर्विसेज, ये मेरा अनुभव है कि उनकी बात बिल्कुल सही है ओल्ड टाइमर्स की। सर्विसेज मेरी सोब्राइटी को गजब का बैलेंस और मेंटेनेंस देने का काम करती हैं।
बट अगर मैंने स्टेप वर्क ठीक से नहीं किया है ना, तो यही सर्विसेज मेरे अंदर रिसेंटमेंट भी लेके आ जाती हैं, क्योंकि मुझे अपनी वाली चलाने की आदत हो जाती है, मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए ना वो 11वें कदम के बाद ही 12वां क्यों रखा गया है, तो शायद से इसीलिए है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैंने मेरे इस छोटे से अनुभव में सीखी हैं। तो बस आज मैंने अपनी तरफ से वही आपके सामने अपने मन को खोल के रखने की कोशिश की है। मुझे आप लोगों ने बुलाया, पायनियर ग्रुप, सुधीर भाई, बहुत 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 आभार। वास्तव में ये फेलोशिप नहीं होती तो मैं आज इमेजिन नहीं कर सकता, जिंदा होता, मर गया होता, ये तो खैर सब ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन अगर हाँ, खास तौर से मैं बताऊं कि अगर मैं स्टेप वर्क में नहीं होता और मैं सर्विसेज में एक्टिवली नहीं होता ना, तो शायद सोबर तो होता, लेकिन है ना, लाइफ में वो आनंद नहीं होता यार। और शायद से इसीलिए मुझे शराब का ख्याल नहीं आता है, क्योंकि आनंद की, वो जो शराब से आनंद मिलता था ना, उस आनंद की पूर्ति मेरी रिकवरी में हो रही है और कहीं से। शायद इसीलिए मैं आज शराब से दूर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।